सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या रैनी। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग विद्या रैनी यूट्यूब पे सर्च करें, वहां पे प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाएं, वहां पे आप सभी को फर्स्ट लेक्चर इसका ऑलरेडी मिल जाएगा। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया फर्स्ट वाले पार्ट का वीडियो का, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। तो इसमें दोस्त ये फर्स्ट वाले लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव हो गया था ऑलरेडी, और ये सब सारा ऑब्जेक्टिव दोस्त आप सभी का PYQ हो रहा है। PYQ कहने का मतलब भैया क्या होता है दोस्त? PYQ कहने का मतलब होता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे ये क्वेश्चन सारा आप सभी को सजाया गया है, इसको ये किया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्त, बिना बातें तो होती रहेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी अब हम लोग शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ ये कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q इज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के लिए ये क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा है। क्वेश्चन इसलिए अधूरा है क्योंकि यहाँ पे फिगर शो नहीं किया गया। जब भी आप सभी को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें फिगर शो किया हुआ रहेगा इस प्रकार से, ये समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप सभी को कैपिटल Q देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल q देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी स्मॉल q देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप सभी को कैपिटल Q देखने को मिलेगा, और ऐसे यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल आप सभी को देखने को मिलेगा। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर है जो आप लोग जो शो किए हैं, और ये वाला जो है इसका डायगोनल है, ठीक है। और इस सब के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे r आप सभी को दिया गया है, मतलब दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो फिगर है ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। तब दोस्त इसका जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन को पहले समझिए। इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, ये कैपिटल Q है, ठीक है, ये जो यहाँ पे थोड़ा ये हो गया कैपिटल Q इज 0, नेट फोर्स। ऐसा नहीं, बच्चे लोग क्या काम करते हैं दोस्तों कि कैपिटल Q का ही वैल्यू 0 मान लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स बोल रहा है, कैपिटल Q का नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या है? 0 है, समझ रहे हैं ना। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q का वैल्यू पूछ रहा है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है। अब दोस्त यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग इस वाले कैपिटल Q पे अगर हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, मान लिया जाए इधर से, तो ये हो जाएगा F1, ठीक है, इधर हो जाएगा F1। अगर कैपिटल Q और कैपिटल Q इसके बीच में अगर फोर्स निकालते हैं तो मान लिया जाए F नेट फोर्स आ जाता है कैपिटल Q, ठीक है। और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच के फोर्स निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं F2, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या काम करते हैं, चूंकि F1 और F2 तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्मॉल q और कैपिटल Q है, यहाँ पे भी स्मॉल q कैपिटल Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी r है, और यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं। इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मान लिया जाए निकालें तो इसका नेट फोर्स आ जाएगा दोस्त k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, कि कैपिटल Q का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, Q इंटू Q हो जाएगा, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। और ये दोनों बीच का दूरी कितना? स्क्वायर रूट 2r है, आप लोग निकाल सकते हैं। ये सब 10th का मैथमेटिक्स है। r यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर का, यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो F2 का जो वैल्यू होगा यही सेम टू सेम आएगा, ये वाला वैल्यू ही पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब दोस्त क्या काम कीजिएगा कि ये दोनों F1 और F2 का जो दोनों का जो वैल्यू सेम है, इसका क्या काम कीजिएगा, रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालिएगा कैसे? अब आप सभी का दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि भैया हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो F1 और F2 का क्या काम कीजिएगा दोस्त, F1 और F2 का ये एंड का सिंबल है, ठीक है, एंड का, ठीक है। F1 और F2 का जो आप लोग रिजल्टेंट निकालिएगा, इसका सिंपल है दोस्त। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और रिजल्टेंट मान लिया जाए F है। अब प्लस में इसको जोड़ दीजिएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, और दोनों का रिजल्टेंट जो कर दीजिएगा दोस्त वो 0 कर दीजिएगा, क्योंकि नेट फोर्स बोल रहा था कैपिटल Q पे, तो कैपिटल Q पे तो नेट फोर्स निकाल दें और दोनों का समेशन का इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से दोस्त आप सभी का कैपिटल Q और स्मॉल q का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा। कितना आएगा दोस्तों?
2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर आएगा, जैसा कि आप सभी का बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा है और काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं समझे हैं, नहीं किए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से आप सभी को ये क्वेश्चन बताया जाएगा, समझाया जाएगा। दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए ये कैपिटल क्यू इसका और इसका एक बार निकाल दीजिएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर रहेगा। इसका निकाल दीजिएगा, इस दोनों के बीच के ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों को कर दीजिएगा, रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा। इसमें समेशन काट के यहाँ पे आप लोग 0 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से आप लोग का कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन है। इस तरह से दोस्त आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास। मान लिया जाए कोई भी बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसका मास में क्या परिवर्तन होता है, चाहे वो इंक्रीज होता है, चाहे डिक्रीज होता है, चाहे रिमेन सेम रहता है, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कोई एक कंडक्टर है, मान लिया जाए कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर चार्ज आता है, मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, इस पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी पे आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है, साथ में साथ मास भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, और इस पे निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हैं, और निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो। लेकिन जब तो मास भी इंक्रीज होगा, समझ गए। लेकिन जब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि भैया बाहर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो चार्ज तो डिक्रीज होगा, साथ में साथ मास भी ये डिक्रीज होगा। तो नहीं दोस्त, चार्ज डिक्रीज नहीं होगा, चार्ज इंक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चार्ज तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना होता है दोस्त, समझ रहे नहीं। जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो दोनों कंडीशन में तो चार्ज बढ़ ही रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो मास तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसका मास जो हो रहा है दोस्त वो डिक्रीज हो रहा है, समझ आया ना, मास जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्त इस कंडीशन में कोई भी कंडक्टर पे अगर चार्ज आता है तो उसमें क्या होता है कि मास इंक्रीज भी हो सकता है और मास डिक्रीज भी हो सकता है, समझ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इस तरह से आप सभी का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन से होगा, मास में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी मास जो होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। ये सारा ऑप्शन आप सभी का गलत है भाई। ये बच्चे लोग क्या काम करते हैं, इंक्रीज में ऑप्शन मार देते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये आप सभी का डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, आप सभी को चलते हैं अब अगले वाले कोई ये क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्त, the torque acting on electric dipole on dipole moment P placed in electric field of intensity capital E is। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, आप सभी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग ये सभी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लिया जाए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट P को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, ठीक है। मान लिया ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जा रहा है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को अगर रखा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो इस पे टॉर्क का एक्टिंग कितना होगा, यानी टॉर्क कितना अप्लाई होगा, यानी टॉर्क कितना लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का दोस्त, ये हो जाता है P क्रॉस E, समझ रहे हैं, कि स्केलर क्वांटिटी है, P क्रॉस E कहने का मतलब P sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए से, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई तरह का जान नहीं है दोस्त। मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल पे ले सकते हैं आराम से, नहीं तो और एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया, वहां से भी आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो कॉल पे बात कीजिए और वहां से पीडीएफ प्रोवाइड अपना कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये सारा जो क्वेश्चन है दोस्त, मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा, और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यहां से 90% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सारा फर्स्ट चैप्टर का, इस तरह से ऑल चैप्टर का आप सभी का करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और प्लस ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा यहां से, ठीक है। अब दोस्त यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड इतना इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना।
देखिए दोस्त ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मान लिया जाए कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो हो जाता है माइनस क्यू अपॉन में कैपिटल क्यू। इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से कैपिटल क्यू के तरफ होता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो आर दिया गया है, ठीक है, वो आर दिया गया। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और कैपिटल क्यू सॉरी माइनस क्यू और कैपिटल क्यू और प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे रब थोड़ा कर देता हूँ फिर आप लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। देखिए 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसका माइनस क्यू का वैल्यू दिया गया -3.2। तो हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर नहीं चलना। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = Q × D। समझ रहे ना, Q हो गया चार्ज, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये रखना, और D हो गया इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे दोस्त आप लोग पुट कर दीजिएगा। देखिए इसका ये ले लीजिएगा, या फिर पॉजिटिव वाला का ये ले लीजिएगा। सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड से काम है, डायरेक्शन से काम नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्त। तो आप सभी का जो आंसर आ जाएगा वो आप सभी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप सभी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर आंसर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हम लोग का आंसर नहीं आया। समझ रहे, ये पक्का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग जरूर इसको कैलकुलेट कीजिएगा। P = Q। P हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, कैपिटल P से। Q हो गया चार्ज का किसी भी वैल्यू ले लीजिएगा, कोई भी दोनों में से, और D का वैल्यू रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई आप लोगों को आता ही होगा, आराम से करके बी नंबर ऑप्शन ले आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। यानी देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कोई एक मेटल है या फिर कोई भी कंडक्टर है, इस पे अगर पॉइंट चार्ज Q है इसके सरफेस पे, तो अगर Q चार्ज रहेगा दोस्त तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। आप लोग पता है कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। मान लिया जाए कोई एंगल थीटा पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, कोई एंगल थीटा पे। अब यहां से क्या हो जाएगा कि थीटा एंगल से निकला तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर से बनेगा एक तरह से कंपोनेंट नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोग वेक्टर में पढ़ रहे होंगे। अगर कैपिटल E या कैपिटल P या कैपिटल कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे निकलता है तो वहां से E cos थीटा बनता है, जिधर थीटा एंगल रहता है उधर cos थीटा बनता है, और जिधर थीटा एंगल नहीं रहता उधर sin थीटा बनता है। E sin थीटा हो जाएगा, इधर E cos थीटा हो जाएगा, इधर E cos थीटा, और इधर हो जाएगा E sin थीटा। अब देखिए दोस्त टेंजेंशियल वाला जो होता है, ये जो टेंजेंशियल की वजह से जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है कि ये जो चार्ज है ये चारों ओर इसमें मूव करना शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना, इसके सरफेस के चारों ओर मूव करना चार्ज शुरू हो जाएगा। ये टेंजेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है, चार्ज यहाँ स्थिर रहता है, इसलिए ये मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसका तो हमको काम है ही नहीं, हमको पता चला कि सिर्फ नॉर्मल वाला से हम लोग को काम होगा। तो इस तरीके से दोस्त जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पॉइंट पे यानी सरफेस के किसी एक पॉइंट पे हम लोग को नॉर्मल वाला ही सिर्फ लेना है, क्योंकि टेंजेंशियल के फोर्स की वजह से जो टेंजेंशियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सरफेस के यानी कंडक्टर के सरफेस पे ये मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सरफेस पे मूव करना शुरू हो जाता है, लेकिन नॉर्मल वाला ही हम लोग रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ये नॉर्मल वाला, ठीक है। इस तरीके से बच्चे लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे जीरो मार देते हैं। जीरो कब मारिएगा दोस्त, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तब जीरो होगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो यहाँ पे वैल्यू जीरो लिया जाता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंडक्टर के अंदर। लेकिन कंडक्टर के ये सरफेस पे बोल रहा है तो सरफेस पे तो हम लोग को नॉर्मल वाला ही लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। टेंजेंशियल वाला नहीं लेना है, टेंजेंशियल वाला क्योंकि ये मूव करने लगता है 45 डिग्री पे नहीं लेना, ये परपेंडिकुलर ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ है ना। तो इस तरीके से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होता है। देखिए परमिटिविटी कुछ नहीं होता दोस्त, मीडियम होता है, हर एक मीडियम का परमिटिविटी होता है। तो इस तरीके से जो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट होता है फ्री स्पेस का या फिर वैक्यूम का, समझ रहे, एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का आप सभी को वैल्यू रख देना है। एप्सिलॉन नोट का आप लोग को वैल्यू याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग दोस्त याद कर लीजिए कि इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁹ फैराडे पर मीटर,
सॉरी ये गलत है, सी और नंबर 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। ठीक है, आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा, सी नंबर, ये गलत है। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्योंकि हर एक स्पेस का, हर एक मीडियम का अपना अपना परमिटिविटी होता है, लेकिन ये एयर का या फिर वैक्यूम का ये एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये निकाल दिया गया है कि इसका एप्सिलॉन नोट लेते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? आप सभी को पता होगा 80 के बराबर होता है, 79 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 80 लिया जाता है। ठीक है, ये नंबर, ये सब याद कर लीजिए दोस्त, ये सब काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, हर एक साल ये सब रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। डायरेक्ट वाटर का याद कर लीजिए, 80 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है? सॉरी, किसी भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए चार्ज पार्टिकल रहेगा तो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? तो F बराबर क्या हो जाता है दोस्त? F बराबर हो जाता है चार्ज, F बराबर सॉरी चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 20 ये क्वेश्चन नंबर 28 का जो वैल्यू होगा वो आप सभी का ए ऑप्शन सही होगा, यानी QE हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, QE, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि F बराबर आप लोग जानते थे, F बराबर क्या हो जाता है, सॉरी E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता था? फोर्स अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप लोग को ये फर्स्ट वाले ये पार्ट में ये वीडियो करवाया गया है, बताया गया है ऐसा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता था? फोर्स अपॉन में चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है कि फोर्स अपॉन में चार्ज, तो यहां से फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू में Q, यानी QE, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? Which of the following values of n is not possible in relation? आप लोग पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू NE का जो फॉर्मूला होता है, वहां पे जो n जो लिया जाता है हमेशा इंटीजर वैल्यू लिया जाता है, डेसिमल में हम लोग को नहीं लेना, तो 4.2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी 4.2 नॉट पॉसिबल है n का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का जो n का जो वैल्यू है ये सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ये गलत है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट पॉसिबल कौन सा है, तो आप लोग का 4.2 है। ये तीनों पॉसिबल है वैल्यू, ये तीनों पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन सी ऑप्शन वाला नहीं है, तो सी ऑप्शन इस तरीके से आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन एयर इज, एयर में एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? तो एयर में आप सभी को पता होगा दोस्त कि एयर में जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो आप सभी का कितना होता है? जल्दी बताइए, एयर में आप सभी का वैल्यू कितना होता है? एयर में जल्दी बताइए दोस्त। 9 इंटू 10⁻9 होता है। आप लोग इतना पढ़े होंगे, आप लोग को इतना पता होगा, आप लोग पढ़िए थोड़ा मन लगा के। 9 इंटू 10⁻9 होता है, समझते हैं ना? एप्सिलॉन का वैल्यू एयर में 9 इंटू 10⁻9। इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मान लिया जाए इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन में क्या हो जाता है? आई बराबर Q इज इक्वल टू T टाइम, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। I यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा इसका यूनिट, क्योंकि I को डिनोट करते हैं, ये करंट का डिनोशन है, यानी सिंबल है I, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर, T का हो जाएगा टाइम, यानी AT हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन, ये ऑप्शन सही। देखिए इतना हल्का हल्का इजी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग अभी से ही लग जाइए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वोल्ट पर मीटर। आप लोग पता होगा कि सभी का ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है फोर्स अपॉन में चार्ज। आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या फिर एक हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक फॉर्मूला और भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और भी होता है, जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वोल्ट पर मीटर होगा, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये अभी थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, आप लोग को बता दूंगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूनिट कितना होगा? तो एप्सिलॉन का यूनिट कितना होगा? एप्सिलॉन का यूनिट आप सभी का कितना होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 33,
जल्दी बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू? फोर्स पर मीटर होता है, फोर्स पर मीटर, फोर्स पर मीटर, इस तरीके से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। पहले अगर फर्स्ट पार्ट वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे तो यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? P इक्वल टू होता है Q इंटू में D, ठीक है, क्योंकि P डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। Q का यूनिट हो जाएगा चार्ज, सॉरी कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, D का हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर, बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कूलम मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट कितना होगा? आप लोग पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है? फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। कौन सा ऑप्शन है? कूलम मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम पे पावर -4 एम्पियर मीटर। देखिए ऑप्शन आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा दोस्त। यहाँ पे -4 लिखा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम होगा, यानी न्यूटन कूलम पे पावर -1, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप सभी का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पे कितना बोल रहा है? देखिए 1 स्टेट कूलम चार्ज इज इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा दोस्त कि 1/3 × 10⁻⁹ होता है वैल्यू। इस सब नहीं है आप लोग को याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, ये सब निकालिएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप लोग याद कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू ESU। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक और यू से यूनिट, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 × 10⁹ होता है, शायद आप लोग को पता होगा 3 × 10⁹ ही होता है, हाँ समझ रहे ना, 3 × 10⁻⁹ ही होता है, ऑप्शन यही होगा। ये सब याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का यही होता है, यू यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए स्पेसिफिक जहां पे भी आ जाएगा वहां पे दोस्त देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, यहाँ से SC से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे होता है क्या कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, समझ है ना? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए लिखा गया यहाँ पे ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैल्यू का पुट कर दीजिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मास जानते होंगे, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आप सभी का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, यानी 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते होंगे, चार्ज भी जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस प्रकार का है? तो ये दोस्त कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कंजर्वेटिव नहीं, ये नेचर का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्त आप सभी का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। देखिए दोस्त आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक का ये करवाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का अगला जो 10-15 और क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी को अगले पार्ट में करवा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सभी का 20 मिनट से अब गया होगा या 20 मिनट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, टाइम तो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप सभी का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए 20 क्वेश्चन आज करवाते हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग नहीं देखते हैं, इसका नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट वाला, तो उसमें 20 क्वेश्चन करवाया गया है ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिए। ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी दिया गया, और साथ में साथ एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया, विद्यादायनी एप्लीकेशन को भी, एप्लीकेशन का भी लिंक। और यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का आप सभी को करवाया जाएगा, साइंस स्ट्रीम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, जैसा कि आप सभी को वीडियो में बताया था पहले ही,
तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।